नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप भी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। हम आपको बता रहे हैं कि जो 26 तारीख का पेपर था, फर्स्ट पेपर जीके वाला और पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, जो पेपर है वो अब 6 तारीख को होगा। तो उसके लिए हम आईसीटी की क्लास लेके आए हैं। शिक्षा शास्त्र पेडागोजी हम आईसीटी की क्लास लेके आए हैं। जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, टॉप प्रश्न लेके आए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। सभी प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में आरपीएससी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं आईसीटी के और पेडागोजी के, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके लिए क्वेश्चन छपेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भाई हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। आपकी क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था संस्कृत एजुकेशन 2020 में, उस परीक्षा में आया हुआ था। तो हम सभी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आए हुए वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें अधिगम, पथ प्रेक्षण, अभिप्रेरण, संप्रेषण। तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है वह प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? संप्रेषण। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, जब एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस प्रक्रिया को दोस्तों संप्रेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संप्रेषण। ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है उन्हें कार्य करने हेतु कहना, विचारों का आदान प्रदान करना, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों को सूचित करना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा उन्हें विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। तो ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, परस्पर सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना वह परिभाषा शिक्षा के क्षेत्र में किस तकनीक से ली गई है। क्रियान्वयन से, संप्रेषण, चिंतन से, वर्णन से। तो यह संप्रेषण से ली गई है। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण विचार विनिमय के मूल में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा था? एंडरसन ने, लीगन्स ने, लुईस एवं बीगल ने, एडगर डेल ने। तो यह कथन कहा था वो एडगर डेल ने कहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, संचार एक प्रक्रिया है जिसमें हम साझा करते हैं विचार और भावनाएं, भावनाएं और वस्तुएं, विचार और राय, शक्ति और विचार। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, पूछा है कूट दे रखे हैं नीचे भी इसके कूट दे रखे हैं। तो संचार एक प्रक्रिया है जिसमें हम साझा करते हैं, वो साझा करते हैं विचार एवं भावनाएं, विचार एवं भावनाएं और विचार एवं राय। तो ए और सी हो जाएंगे इसमें सही जवाब। ए और सी आपके कौन से कूट में दे रखे हैं? ए और सी दे रखे हैं आपके कूट नंबर बी में। तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण की प्रकृति क्या है? सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया, कक्षा कक्ष, विचार विमर्श, दत्त कार्य करना, नोट्स लेना। संप्रेषण की प्रकृति है वो हो जाएगा आपका सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण क्या नहीं है? पूछा गया है कि संप्रेषण क्या नहीं है। दो व्यक्तियों द्वारा होने वाला संप्रेषण, हाँ संप्रेषण होता है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाएं और विचारों का आदान प्रदान होता है, ये भी सही है।
जिसमें भावनाओं का संप्रेषण करने हेतु किसी माध्यम का सहारा नहीं माध्यम का सहारा लिया जाता है, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण की विशेषताएं क्या हैं? विचार विमर्श एवं विचार विनिमय, सूचना प्रदान करना एवं समन्वय स्थापित करना, निर्देश आदेश एवं संप्रेषण करना, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषताओं में कौन सा शामिल नहीं है? समान संदर्भ रूपरेखा, समान रुचि, समान भाषा, समान विषय वस्तु। तो इसमें जो समान विषय वस्तु है वो प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषताओं शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है। पूछा गया है कि संप्रेषण की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसमें संप्रेषण की विशेषता नहीं है वो संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, ये तो सही है। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, ये भी सही है। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी, ये भी सही है। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती, नहीं गत्यात्मक प्रक्रिया भी होती है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही जवाब। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है? संप्रेषण गतिशील है, संप्रेषण अविराम है, संप्रेषण उत्क्रमणीय है, संप्रेषण अंतःक्रियात्मक है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाए संप्रेषण उत्क्रमणीय है, यह संप्रेषण की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण या संचार की प्रकृति के बारे में क्या अनुचित है? सततता, सामाजिकता, एक मार्गीयता, सार्वभौमिकता। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका जो एक मार्गीयता है वो प्रकृति के बारे में अनुचित कथन है, संप्रेषण की प्रकृति के बारे में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? बोधात्मक, गतिशील, स्थिर, ज्ञानात्मक। जो संप्रेषण संचार की प्रक्रिया है वो आपकी गतिशील हो जाएगी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, यह पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। हाँ दोस्तों, यह स्थिर प्रक्रिया नहीं, यह स्थिर प्रक्रिया नहीं है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण क्या है? एक मार्गी प्रक्रिया, दो मार्गी प्रक्रिया, अनमार्गी प्रक्रिया, अमार्गी प्रक्रिया। संप्रेषण है वो द्विमार्गी प्रक्रिया है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, द्विमार्गी प्रक्रिया क्या है? अनुप्रेषण, द्विप्रेषण, बहुप्रेषण, संप्रेषण। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो संप्रेषण है वो द्विमार्गी प्रक्रिया है, दो मार्ग होते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सा संचार का मूल कार्य नहीं है? सूचना, आज्ञा, प्रभाव, मूल्यांकन। तो संचार का मूल कार्य नहीं है वो हो जाएगा आपका मूल्यांकन है, वो संचार का मूल कार्य नहीं है। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण का कार्य है सूचना आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं शिक्षण, अभिप्रेरणा। उपरोक्त सभी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है? सूचना प्रदान करना, संदेश प्रदान करना, ये भी होता है, ये भी होता है, परस्पर विश्वास जागृत करना, परस्पर आमना सामना करना, यही नहीं होता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत हैं सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं का प्रसारण, पर्याप्त सूचनाएं, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण संचार का कौन सा सिद्धांत नहीं है? शब्दावली, स्पष्टता, एकरूपता, पर्याप्तता। तो इसमें सभी जवाब हो जाएगा आपका जो शब्दावली है वो संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है उचित संपर्क, सूचनाओं की स्पष्टता, संप्रेषण का अभाव, सूचना का उचित प्रसारण। तो इसमें संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है वो हो जाएगा आपका संप्रेषण का अभाव, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का सही क्रम है? संप्रेषण का सही क्रम पूछा है दोस्तों, तो संप्रेषण का सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रेषक, संदेश की एनकोडिंग, माध्यम और संदेश की डिकोडिंग और प्राप्तकर्ता। प्रेषक इसमें भी है, इसमें भी है प्रेषक, संदेश की एनकोडिंग,
फिर उसके बाद माध्यम, फिर संदेश डिकोडिंग, फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। डी में दे रखा है कि संप्रेषण का सही क्रम होता है वो प्रेषक, संदेश डिकोडिंग, एनकोडिंग, माध्यम, संदेश की डिकोडिंग और प्राप्तकर्ता, ये होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सरल मॉडल के रूप में संप्रेषण की सही प्रक्रिया क्या है? संप्रेषण की सही प्रक्रिया देखनी है। संप्रेषण की सही प्रक्रिया होती है संप्रेषण का स्रोत, संप्रेरक का माध्यम और संदेश प्राप्तकर्ता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण चक्र का सही स्वरूप कौन सा है? प्रेषक, संदेश ग्रहीता, पृष्ठपुष्टि, प्रेषक, संदेश प्रतिपुष्टि, ग्रहीता, प्रेषक, प्रतिपुष्टि, संदेश ग्रहीता, ग्रहीता, प्रेषक, संदेश प्रतिपुष्टि। तो संप्रेषण का सही चक्र हो जाएगा आपका, संप्रेषण का सही चक्र प्रेषक, संदेश ग्रहीता और प्रतिपुष्टि, ये होते हैं संप्रेषण का सही चक्र। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संचार प्रक्रिया का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? संचार प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है ये पूछा है। तो संचार प्रक्रिया भेजने वाला, संदेश, माध्यम, प्राप्त करता, यही होता है संचार प्रक्रिया का सही क्रम। किस भेजने वाला होता है, संदेश होता है, फिर माध्यम होता है किसके माध्यम से, फिर प्राप्त करता होता है। तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल कौन सा है? मॉडल पूछा है कौन सा है। तो संप्रेषण क्रिया का मॉडल होता है वो संदेश वाहक, माध्यम, संदेश प्राप्त करता। हाँ तो यही होता है। तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा कि संदेश वाहक, माध्यम, संदेश प्राप्त करता संप्रेषण का मॉडल होता है। अगला सवाल है आपका, कक्षा कक्ष संचार प्रक्रिया में संप्रेषण की अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। कक्षा कक्षों जो संचार प्रक्रिया की संप्रेषण की अवस्थाएं दे रखी हैं उनका सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो उनका सही क्रम होता है दोस्तों, पहले संप्रेषण का स्रोत होता है, फिर एनकोडिंग होती है, फिर माध्यम होता है, डिकोडिंग होता है, संदेश प्राप्तकर्ता होता है, पृष्ठपोषण होता है। ऐसे होता है, सबसे पहले स्रोत, फिर एनकोडिंग, फिर माध्यम, फिर डिकोडिंग, फिर संदेश प्राप्तकर्ता, फिर पृष्ठपोषण। तो एनकोडिंग पहले संदेश का स्रोत, तो संप्रेषण का स्रोत हो जाएगा एनकोडिंग, फिर उसके बाद माध्यम, एनकोडिंग के बाद माध्यम। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपके ऑप्शन डी में दे रखे होंगे, तो ऑप्शन डी में दे रखे हैं संप्रेषण का स्रोत, एनकोडिंग, माध्यम, डिकोडिंग, संदेश प्राप्त करता, पृष्ठपोषण, ये होते हैं संप्रेषण की अवस्थाओं का सही क्रम कक्षा कक्ष में। ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, संचार प्रक्रिया के कुछ तत्व नीचे दिए गए इनमें से कौन से सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं? तो यह संचार का स्रोत, संचार मीडिया, संचार की सामग्री, संचार प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि, ये दे रखे हैं संचार के प्रक्रिया के तत्व। तो इनमें से देखना ही कौन कौन से हैं। तो ये हो जाएंगे संचार प्रक्रिया के तत्व, इसमें क्रम से लगाएंगे तो संचार प्रक्रिया के तत्व आपके हो जाएंगे, पहले आ जाएगा आपका संचार प्राप्तकर्ता 1 नंबर पे, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका प्रतिपुष्टि। ऐसे क्रम से चलेगा, पीछे से चलेंगे तो संचार का स्रोत हो जाएगा। संचार के स्रोत क्या होगा, पहले संचार का स्रोत हो जाएगा, उसके बाद संचार मीडिया हो जाएगी, फिर उसके बाद संचार की सामग्री हो जाएगी 3 पे 2 पे, फिर उसके बाद संचार प्राप्तकर्ता हो जाएगा, संचार प्रतिपुष्टि हो जाएगी, प्रतिपुष्टि फिर संचार प्राप्तकर्ता। तो इसमें 4 और 5 ऐसे आएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 4 1 2 3 5 4 इसमें उल्टा क्रम दे रखा है। तो उल्टा क्रम दे रखा है तो 4 5 3 2 1 4 5 3 2 1 4 5 3 2 1। तो इसमें हो जाएगा EABCD, EABCD। तो इसमें हो जाएगा ई नहीं आएगा, पहले डी आएगा, पहले डी
फिर ई, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ऐसे आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें सही जवाब आपका। अगला सवाल है आपका, नीचे संचार प्रक्रिया के कुछ तत्व दिए गए हैं, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संचार का स्रोत, संचार की सामग्री, संचार माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि। ये देखिए, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो क्रम से कैसे आएंगे? तो पहले आएगा वो संचार का स्रोत आएगा, उसके बाद संचार की सामग्री आएगी, फिर उसके संचार का माध्यम आएगा, फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि आएगी, फिर संचार प्राप्तकर्ता आएगा। संचार प्राप्तकर्ता फिर प्रतिपुष्टि, ये आएगा क्रम। तो इसमें उल्टा दे रखा है, तो उल्टा सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण प्रक्रिया के आवश्यक तत्व हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, और नीचे कूट दे रखा है, उसमें से बताना है कि संप्रेषण क्रिया के जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो संप्रेषण क्रिया के आवश्यक तत्व हैं तो वो हो जाएंगे स्रोत, संदेश, माध्यम, तीनों हो जाएंगे। ये भी हो जाएगा। एनकोडिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग डिकोडिंग नहीं कि प्रतीक, प्रतीक नहीं होता है, प्रतीक, हाँ तो प्रतीक भी होता है, तो दो भी हो जाएगा। विचार, उद्देश्य, संकेत, विचार, उद्देश्य, संकेत, ये भी हो जाएगा। विचार, उद्देश्य और संकेत, ये भी हो जाएगा। पृष्ठपोषण, संदेश ग्रहणकर्ता, संदर्भ, तो इसमें हो जाएगा सभी। तो इसमें चार, संदर्भ नहीं होगा, तो ये चार वाला नहीं होगा। तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 आपके कौन से कूट में दे रखे हैं? 1, 2, 3 दे रखे हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी संप्रेषण के घटक हैं, वो कौन सा नहीं है? संदेश, संप्रेषण का माध्यम, संकेत, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन होता है, वो संप्रेषण का घटक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है? माध्यम, संदेश, स्रोत और प्राप्तकर्ता या ग्रहीता। भाषा नहीं होती है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं है? संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं है? एनकोडिंग होता है, डिकोडिंग होता है, पृष्ठपोषण होता है, संगणक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषक, संदेश, गंतव्य, संदर्भ। तो संप्रेषण का तत्व नहीं है, वो हो जाएगा आपका संदर्भ, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण का नियोजन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, जो संप्रेषण का नियोजन है वो संप्रेषण का तत्व नहीं है। दोस्तों, संप्रेषण तत्व से कई परीक्षाओं क्वेश्चन आए हुए हैं, अलग अलग परीक्षा में आए सभी क्वेश्चन। आप नहीं सोचें रिपीट हुए हैं, पर अलग अलग परीक्षा में आए हुए हैं सभी। तो संप्रेषण के तत्व आप विशेष करके ध्यान करके जाने, संप्रेषण के तत्वों से पूछता है, क्रम से भी पूछता है, क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व कौन सा है? जनसंचार, संदेश भेजने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला, संप्रेषण का माध्यम। तो संप्रेषण का प्रथम तत्व होता है वो संदेश भेजने वाला होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही जवाब। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण कम्युनिकेशन के घटकों में शामिल नहीं है? पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षण उपकरण, बैठक व्यवस्था। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो बैठक व्यवस्था है, वो शिक्षण संप्रेषण के घटकों में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? संप्रेषण दाता की, संप्रेषण ग्राही की, माध्यम की, पाठ्यक्रम की। तो संप्रेषण के लिए आवश्यकता नहीं है, वो हो जाएगा आपका सही जवाब पाठ्यक्रम की, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण के प्रारूप चित्र में रिक्त स्थान पर भरें। प्रारूप चित्र का है शिक्षक, पाठ्यवस्तु, माध्यम, छात्र। ये रिक्त स्थानों में हो जाएगा पाठ्यवस्तु और लेखन, पाठ्यवस्तु और माध्यम, यही आएगा। पाठ्यवस्तु, माध्यम, यही हो जाएगा वो छात्र के लिए, पाठ्यवस्तु और माध्यम। तो पाठ्यवस्तु, माध्यम आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? पाठ्यवस्तु और माध्यम दे रखे हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व SMCRE, सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर इफेक्ट,
मॉडल के संदेश में शामिल नहीं है SMCRE सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर और इफेक्ट, इसमें शामिल नहीं है। ये पूछा है दोस्तों, कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सूचना शामिल होती है, विचार शामिल होते हैं, विषय शामिल होती है, संचारक शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को एक प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? डिकोडिंग, एनकोडिंग, चैनल, प्रतिपुष्टि। तो ये कहलाता है आपका एनकोडिंग। संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को एक प्रतीकों के रूप में परिवर्तित करना एनकोडिंग कहलाता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। संचार प्रकरण के रूप में, संचार चैनल के रूप में, संचार तत्वों के रूप में, संचार पक्षों के रूप में ये किए जाते हैं। संचार चैनल के रूप में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, चैनल पर रखे जाने से पहले संदेश को जिस तरीके से नियंत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो चैनल पर रखे जाने वाले संदेश से पहले रखे जाने से पहले संदेश को जिस तरीके से नियंत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिपादन, सूचना मानचित्रण, समय रेखा, प्रदर्शन। तो उसको कहते हैं, वो प्रतिपादन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपादन, ऑप्शन ए। चैनल पर रखे जाने से पहले जो संदेश होता है उस तरीके को नियंत्रण करता है, उस तरीके को कहते हैं प्रतिपादन। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक संप्रेषण कौशल से संबंधित नहीं है? संप्रेषण कौशल से संबंधित नहीं है, माध्यम, निरंतरता, उद्देश्य, नियोजन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो नियोजन है वो संप्रेषण घटक से संबंधित नहीं है, संप्रेषण के घटकों में, कौशलों में, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है? संदेश भेजना, संदेश बनाना, संदेश जांचना, संदेश लिखना। तो इसमें भाग नहीं है, वो आपका सही जवाब हो जाएगा संदेश जांचना, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, सूचना प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशलों का सही युग्म कौन सा है? ये 2 परीक्षा में आया हुआ है लगातार। तो सूचना प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशलों का सही युग्म कौन सा है? बोलना, पढ़ना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, सुनना, लिखना। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा पढ़ना और सुनना, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, सूचना प्रदान करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशलों का सही क्रम है, सही संयोजन है बोलना, पढ़ना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। तो इसमें हो जाएगा पढ़ना और सुनना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही जवाब। बोलना और लिखना, वो सूचना प्रदान करने हेतु प्रयुक्त किए जाने संप्रेषण कौशलों का सही क्रम में बोलना और लिखना, ऑप्शन सी होगा। उसमें चेंज कर ले तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में संप्रेषणात्मक प्रभावों में सही यह युग्म नहीं माना जाता है? भाषण, श्रवण, लेखन, पाठन, अनुदेशन, चिंतन, प्रदर्शन, निरीक्षण। तो इसमें हो जाएगा आपका जो अनुदेशन चिंतन है वो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संप्रेषण में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी, वो सी। अगला सवाल है आपका, शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का संदर्भ नहीं है? भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, दार्शनिक संदर्भ, समय संदर्भ। तो शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया में संदर्भ नहीं है, वो पूछा है दोस्तों। तो शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया में संदर्भ होते हैं, भौतिक संदर्भ होता है, सामाजिक संदर्भ होता है, समय संदर्भ होता है, लेकिन दार्शनिक संदर्भ नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रभावशाली संप्रेषण क्यों आवश्यकता है? प्रभावशाली संप्रेषण की क्यों आवश्यकता है? प्रभावशाली शिक्षण हेतु विद्यार्थियों द्वारा विषय सामग्री स्पष्ट हो सके, एक दूसरे को समझ सके, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका जो उपरोक्त सभी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए? संपूर्णता से, पृष्ठपोषण से, अस्पष्टता से, वातावरण संबंधी सुविधा से।
तो इसमें हो जाएगा अस्पष्टता से बचना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण के साथ सी में सम्मिलित नहीं है। संप्रेषण के 7 सी दे रखी हैं, 7 सी में से सम्मिलित नहीं है वो है स्थूलता, शुद्धता, यथार्थता, परामर्श, सोच विचार, विचारशील। तो सी दे रखी हैं कंसीडरेशन, कंसुलेशन, करेक्टनेस, करेक्टनेस। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो परामर्श है, कंसुलेशन है, वो संप्रेषण के 7 सी में शामिल नहीं है, ऑप्शन सी। संप्रेषण की 7 सी रखिए जिसमें शामिल नहीं है वो परामर्श नहीं है। अगला सवाल है आपका, एक सूचना प्रधान इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात आवश्यक नहीं है। घटना की तिथि और स्थान, तथ्य सटीक होने चाहिए, व्यक्तिगत दृष्टिकोण देना, संक्षिप्त एवं स्पष्ट होना। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा तथ्य सटीक होने चाहिए, ऑप्शन बी। यह आवश्यक नहीं है। अगला सवाल है आपका, शिक्षण में शिक्षक की प्रधानता किस कौशल में होती है। संप्रेषण कौशल में, लेखन कौशल में, गृहकार्य कौशल में, श्रवण कौशल में। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो शिक्षण में शिक्षक की प्रधानता होती है वो होती है संप्रेषण कौशल में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, शिक्षण में संप्रेषण कौशल में किसका महत्व होता है। श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड का, पुस्तक का, अध्यापक का, पाठ्यक्रम का। तो इसमें शिक्षण संप्रेषण में महत्वपूर्ण महत्व होता है वो सबसे महत्व होता है वो अध्यापक का होता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण के प्रकार हैं। संप्रेषण के कितने प्रकार, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, दोनों, उपरोक्त में से दोनों नहीं। तो इसमें हो जाए संप्रेषण प्रकार शाब्दिक और अशाब्दिक 2 प्रकार का होता है संप्रेषण, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, कक्षा कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं। लिखित, मौखिक, सांकेतिक, उपरोक्त सभी। तो कक्षा कक्ष में संप्रेषण के स्वरूप होते हैं वो सभी हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक सभी होते हैं, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, आत्म संप्रेषण किसे कहते हैं। समूह संप्रेषण को, जन संप्रेषण को, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण को, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण को। तो अंत संप्रेषण कहते हैं, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण को कहते हैं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है। स्व संप्रेषण, वैध संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, लोक संप्रेषण। तो संप्रेषण का प्रकार नहीं है तो वो नहीं है आपका वैध संप्रेषण, संप्रेषण का प्रकार नहीं है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, कक्षा कक्ष में संप्रेषण का या के प्रकार हैं। शाब्दिक अंत्यक्रिया परीक्षण, अशाब्दिक अंत्यक्रिया संप्रेषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा शाब्दिक और अशाब्दिक अंत्यक्रिया दोनों हो जाएगा, सी आंसर। अगला जवाब सवाल है आपका, सही जोड़े का चयन कीजिए। शाब्दिक संप्रेषण, सही जोड़े का चयन करना है दोस्तों, सही जोड़े का क्या करना है, चयन करना है जो सही है। शाब्दिक संप्रेषण मौखिक एवं लिखित संप्रेषण होता है। शाब्दिक संप्रेषण चतुसंपर्क एवं मुख मुद्राएं होती हैं। अशाब्दिक संप्रेषण स्पर्श संपर्क होता है। अशाब्दिक संप्रेषण लिखित एवं मौखिक संप्रेषण होता है। तो इसमें सही जोड़ा हो जाएगा आपका जो शाब्दिक संप्रेषण होता है, मौखिक एवं लिखित संप्रेषण होता है, यही सही है, बाकी सभी गलत हैं, तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संप्रेषण एक उदाहरण नहीं है। एक उदाहरण है, शाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण पूछा है दोस्तों। एक रेडियो कार्यक्रम सुनना, अनुमति देने तो सिर हिलाना, विद्यार्थी सीट के समीप जाना, शांत करने के लिए अपने होठों पर उंगली रखना। तो इसमें शाब्दिक संप्रेषण हो जाएगा आपका एक रेडियो कार्यक्रम से सुनना, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, शारीरिक भाषा उदाहरण है शाब्दिक संप्रेषण का, अशाब्दिक संप्रेषण का, संप्रेषण में बाधा का, संप्रेषण के माध्यम का। तो शारीरिक भाषा उदाहरण है वो आपका हो जाएगा अशाब्दिक संप्रेषण का, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं। मुख्य हावभाव, शारीरिक भाषा, सांकेतिक भाषा, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं वो शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं। अगला सवाल है आपका,
निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? छूना, पत्र, पोस्टर, समाचार पत्र। तो इसमें अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण हो जाएगा आपका छूना। छूना हो जाएगा अशाब्दिक संप्रेषण का ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? नहीं है, उदाहरण नहीं है। संकेत करना, चेहरे की व्यक्त करना, स्पर्श से भेद करना, जानबूझकर मुस्कुराना। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका, ये सभी लग रहे हैं, ये सभी हैं, ये सभी हैं वो अशाब्दिक संप्रेषण के उदाहरण है। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था दोस्तों, क्योंकि इसका बोनस मिला था। इसमें दे रखा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है पूछा है, तो लेकिन ये सभी इसके अशाब्दिक संप्रेषण के उदाहरण हैं, तो इसमें सभी हो जाएंगे, सभी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका जो संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण है वो अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, मुख मुद्रा उदाहरण है। शाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है, अशाब्दिक संप्रेषण का, लिखित संप्रेषण का। तो मुख मुद्रा है वो है आपका अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, शिक्षण अधिगम में संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार का संप्रेषण का माध्यम है? शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, लिखित, मौखिक संप्रेषण। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपको अशाब्दिक संप्रेषण, बॉडी लैंग्वेज है और अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, ऊंची हंसी, ठहाका और चीखने की ध्वनि किस प्रकार का संप्रेषण संचार है? बातचीत या शाब्दिक संप्रेषण, दृश्य संप्रेषण, स्पर्श आधारित संप्रेषण, मुख भाव आधारित संप्रेषण। तो इसमें हो जाएगा ऊंची हंसी है और चीखने की ध्वनि है, वो आ जाएगा आपका बातचीत शाब्दिक संप्रेषण में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, गैर भाषाई संचार में शामिल नहीं है इशारे, शब्द, ध्वनि प्रतीक, चेहरे के हाव भाव। तो गैर भाषाई में शामिल नहीं है वो आपके हो जाएंगे शब्द, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, संकेत संप्रेषण के साधन हैं, मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं बोले गए शब्द, चिन्ह, हाव भाव, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा जो इशारे हैं वो संकेत संप्रेषण के वो हो जाएंगे आपके उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, सूचना संप्रेषण के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प में कौन सा है? हिंदी वर्णमाला के अक्षर भेजे जा सकते हैं, संख्याएं भेजी जा सकती हैं, शब्द और संख्याएं दोनों भेजी जा सकती हैं, विशेष चिन्ह, उपरोक्त सभी भेजे जा सकते हैं, विशेष चिन्ह और ये सभी भी भेजे जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, संचार का माध्यम है आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट, सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका सही जवाब। जन संचार माध्यम में निम्नलिखित में से कौन सा लोक माध्यम नहीं है? गबरी, चलचित्र, कठपुतली, कावड़। पूछा है कि लोक माध्यम नहीं है, लोक माध्यम नहीं है वो हो जाएगा आपका चलचित्र, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, जनसंचार में चयनात्मक धारणा प्रतीक्षीकरण प्राप्तकर्ता के किस पर निर्भर करता है? पूर्व स्वभाव पर, ग्रहणशीलता पर, जातीयता पर, क्षमता एवं दक्षता पर। तो ये प्राप्तकर्ता के ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम है? रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप, ये सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा संप्रेषण के माध्यम। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण एक अमुद्रित मुद्रा नहीं है? टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो, समाचार पत्र। अमुद्रित मुद्रा अमुद्रित सामग्री नहीं है, अमुद्रित सामग्री नहीं है संप्रेषण की, तो वो हो जाएगा आपका सही जवाब समाचार पत्र, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, संप्रेषण का मुद्रित माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संग्रह। समाचार पत्र है वो मुद्रित माध्यम है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी संप्रेषण की विधि सर्वाधिक प्रभावी है?
सर्वाधिक प्रभावी विधि पूछिए। लिखित सामग्री का प्रस्तुतिकरण, दृश्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण, बहुसंचार विधि। हाँ, बहुसंचार विधि है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सवाल ही इतना बड़ा है दोस्तों, देखो पहले पढ़ लो कि प्रभावी संचार कक्षा में शिक्षण सीखने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन कई बार हम अपने संचार में अप्रभावी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 11वीं कक्षा का एक छात्र टर्मिनल परीक्षा में ग्रेड ए हासिल नहीं कर सका। शिक्षक निराश होकर उससे कहता है कि तुम लूजर हो। प्रभावी मौखिक संचार में इस बाधा को किस नाम दिया गया है? शिक्षक उसकी आलोचना कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका लेवनिंग। लेवनिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए लेवनिंग हो जाएगा। सलाह नहीं दे रहा है, लेवनिंग कर रहा है उसकी कि तुम लूजर हो। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सॉरी दोस्तों मिसप्रिंट हो गई थी थोड़ी। अगला सवाल है आपका, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। कक्षा कक्ष होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए कक्षा कक्ष छात्र केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, कक्षा कक्ष में संप्रेषण परस्पर संप्रेषण है। शिक्षक शिक्षक के मध्य, शिक्षक विद्यार्थी के मध्य, विद्यार्थी विद्यार्थी के मध्य, उपरोक्त सभी। तो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य हो जाएगा कक्षा कक्ष में संप्रेषण, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? उपयुक्त हावभाव, विषय वस्तु स्पष्टता, अलंकारिक भाषा, द्विमार्गी प्रक्रिया। तो इसमें कक्षा कक्ष संप्रेषण का सम्मिलित नहीं है, वो हो जाएगा आपका अलंकारिक भाषा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? दे रखी हैं कथन। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। हाँ दोस्तों, अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए ये भी है, व्यक्तिगत एवं समूह के शिक्षण के लिए ये भी है, उसके स्वयं की संतुष्टि के लिए ये भी है। तो सभी हैं, तो सभी हो जाएंगे आपके। सभी आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? सभी दे रखे हैं आपके ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है आपका, कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योगदान देता है? विद्यार्थियों की अरुचि, शोरगुल वाला वातावरण, अंतःक्रियात्मक वातावरण, अव्यवस्थित संप्रेषण। तो कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से योगदान देता है, वो देता है आपका अंतःक्रियात्मक वातावरण, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, कक्षा में संप्रेषण को प्रभावी बनाने में निम्न में से कौन सहायक मंद है? शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, शिक्षक को विषय का ज्ञाता होना, कक्षा में पढ़ाते समय प्रश्न पूछना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सभी हो जाएगा। तो कक्षा में संप्रेषण के प्रभावी बनाने में निम्न में से कौन मंद है? तो शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग करना, ये भी है। शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञाता होना, ये भी है। कक्षा में पढ़ाते समय प्रश्न पूछना, ये भी है। सभी हैं, तो सभी हो जाएगा ना, उपरोक्त सभी। तो इसमें दे नहीं रखा है उपरोक्त सभी, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ तो दोस्तों उस समय 2013 में आया था ये फर्स्ट ग्रेड में, तो ये सभी हो जाएगा, तो इसमें सही जवाब। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो व्यक्ति हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए और हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है। आपको रोजाना की सूचना अपडेट मिलेगी और PDF भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। आप तैयारी में जुड़े रहें। आपका एग्ज़ाम 10 दिन आगे बढ़ा है, तो आपके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो शिक्षा शास्त्र के जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे वो लेके आए हैं, जिसमें आज का पहली क्लास हो चुकी है, जिसमें 4 या 5 क्लास कराएंगे हम। उसमें आपकी पूरा शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी एवं ICT पूरी करा देंगे। आपको मैथमेटिक्स में वेरी मोस्ट क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।